Hello everyone, welcome to our channel Maths with Bhaguni sir. Today we are going to solve some question answer of class 11th English book Hornbills, first chapter The Portrait of a Lady. So here's the first question, which is the three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. तो abroad में स्टडी करने के लिए कंट्री को छोड़ने से पहले ऑथर और उनकी ग्रैंडमदर का जो रिलेशनशिप था उसके कौन कौन से थ्री फेजेस थे वो आपको यहाँ डिस्क्राइब करने हैं. तो वो थ्री फेजेस थे. फर्स्ट था उनका चाइल्डहुड, when he went to the village school and the grandmother helped him to get ready and went to school with him. तो फर्स्ट फेज था उनके रिलेशनशिप का उनका चाइल्डहुड, जब वो गांव में रहा करते थे ऑथर और उनकी ग्रैंडमदर, और वो विलेज स्कूल वहाँ गांव के स्कूल में पढ़ा करते थे. उनकी ग्रैंडमदर उनके स्टडी में हेल्प किया करती थी, उनको रेडी करने में उनकी हेल्प किया करती थी और उनके साथ स्कूल भी जाया करती थी. तो उनके रिलेशनशिप का सेकंड फेज था उनका बॉयहुड, ऑथर का बॉयहुड. When he went to the city school in a bus, he shared a room with grandmother, but she could no longer help him in his study. तो दूसरा फेज था उनका बॉयहुड, जब वो शहर चले गए, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ ऑथर शहर में सेटल हो गए और वो शहर के स्कूल में ही पढ़ने लगे और बस से स्कूल जाया करते थे. हालांकि ऑथर और उनके ग्रैंडमदर एक ही रूम शेयर किया करते थे, लेकिन उनकी ग्रैंडमदर अब स्टडी में उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी. थर्ड फेज वॉज अर्ली यूथ, when he went to the university and was given a room of his own, the common link of friendship was snapped. तो थर्ड फेज था उनके रिलेशनशिप का उनका अर्ली यूथ. when he went to the university, जब वो यूनिवर्सिटी चले गए, ऑथर अपनी फर्दर स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी चले गए थे, वहाँ उन्हें एक खुद का रूम दिया गया था. और इसके बाद जो ऑथर थे और उनकी ग्रैंडमदर का उनकी फ्रेंडशिप का जो कॉमन लिंक था वो भी पूरी तरह ब्रेक हो गया था. तो ये थ्री फेसेस थे ऑथर और उनकी ग्रैंडमदर के रिलेशनशिप के. सेकेंड क्वेश्चन इज थ्री रीजन वाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज डिस्टर्ब when he started going to the city school. तो जब लेखक ने शहर के स्कूल में जाना शुरू किया तो उनकी दादी क्यों परेशान हुई, उसके थ्री रीज़न कौन कौन से थे वो आपको यहाँ बताने हैं. तो जो थ्री रीज़न थे वो थे शी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. तो जो ऑथर की ग्रैंडमदर थी उनको वेस्टर्न साइंस और जो इंग्लिश सीखते थे वो स्कूल में वो उन्हें पसंद नहीं था. शी वॉज पेन टू नो दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड द स्क्रिप्चर देयर. ऑथर के ग्रैंडमदर को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि ऑथर के स्कूल में, जो नए स्कूल में इंग्लिश स्कूल में वो पढ़ने गए थे, वहाँ उन्हें गॉड के बारे में या स्क्रिप्चर्स के बारे में, रिलीजियस बुक्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा था. शी वॉज एलर्जिक टू म्यूजिक. शी थॉट इट वॉज नॉट मीन फॉर डिसेंट पीपुल एंड जेंटल फॉक. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ प्रोस्टिट्यूट एंड बैगर्स. और ऑथर की ग्रैंडमदर को उनका म्यूज़िक सीखना भी बिल्कुल पसंद नहीं था. वो उनका सोचना था, ऑथर की ग्रैंडमदर का ये मानना था कि म्यूज़िक जो है वो अच्छे लोगों का काम नहीं है. जो अच्छे परिवारों के लोग होते हैं वो म्यूज़िक नहीं सीखते हैं. ये जो काम है म्यूज़िक सीखना वो जो बैगर्स हैं और जो पुअर लोग हैं उनका ये काम होता है. थर्ड क्वेश्चन इज थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप. ऑथर के बड़े होने के बाद उनकी ग्रैंडमदर ने अपना दिन कैसे बिताया, वो अपना दिन कैसे बिताया करती थी. तो उसके जो थ्री वेज हैं वो आपको यहाँ बताने कि किन किन तरीक़ों से ऑथर की ग्रैंडमदर अपना दिन बिताया करती थी. शी लिव्ड अलोन इन हर रूम एज शी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली. अब जब ऑथर जब बड़े हो गए तो उनकी ग्रैंडमदर अपने रूम में अकेले रहा करती थी और जो ये अकेलापन था उसे ग्रैंडमदर ने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया था. She sat at her spinning wheel reciting prayer. अब वो अपने स्पिनिंग व्हील को स्पिन करती रहती थी. जो रुई से धागा निकालने की जो मशीन होती है उसको वो स्पिन करती रहती थी और अपनी प्रेयर रिसाइट करती रहती थी. In the afternoon, she would feed the sparrows of half an hour. और दोपहर के समय ग्रैंडमदर उनके जो बरांडा में, सिटी वाले हाउस के जो बरांडा था वहाँ जो स्पैरोज आया करती थी, आधे घंटे के लिए वो उनको फीड कराया करती थी, उनको दाना खिलाया करती थी. तो इस तरह वो अपना पूरा दिन बिताया करती थी ऑथर के बड़े होने के बाद. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन.
द ऑड वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। लेखक की दादी ने ठीक मरने से पहले किस अनोखे ढंग से व्यवहार किया? सो आंसर इज जस्ट बिफोर हर डेथ द ऑथर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज टू टॉक टू देम। तो ग्रैंड मदर ने मरने से पहले कुछ समय पहले ग्रैंड मदर ने सबसे बात करना बंद कर दिया, किसी से भी बात करने से उन्होंने मना कर दिया। सिंस शी हैड omitted to prayer the previous night while she was singing song of homecoming and beating the drum। और पहली रात उन्होंने प्रे करना भी बंद कर दिया। वो जब ऑथर घर आए तो वो गाने जोर जोर से गाने गा रही थी, वो ड्रम बीट कर रही थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम। वो अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। शी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट। और जब ऑथर और उनके पेरेंट्स ने उनकी ग्रैंड मदर को रोका कि वो ऐसा ना करें, तो उन्होंने उनकी जो प्रोटेस्ट थी, उनका जो ऑब्जेक्शन था, उसको इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग बीट्स। ग्रैंड मदर चुपचाप अपने बेड पर लेटी रही, प्रे करती रही और अपनी माला को जपती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वे इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। तो जब ऑथर की ग्रैंड मदर की डेथ हो गई तो जो स्पैरोज वहाँ आया करती थी, उन्होंने अपने दुख को किस तरह एक्सप्रेस किया? सो यू कैन राइट thousands of sparrows sat silently surrounding the dead body of the author's grandmother। तो हजारों स्पैरो वहाँ उड़ के आ गई जब ऑथर की ग्रैंड मदर की डेथ हो गई और उनकी डेड बॉडी के चारों ओर बैठ गई चुपचाप। देयर वॉज नो ट्रिपिंग। और वहाँ कोई चहचहाट नहीं थी। जो स्पैरोज वहाँ उड़ के आई थी वो कोई भी नॉइज़ वहाँ नहीं कर रही थी। द ऑथर्स मदर थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड टू देम। तो ऑथर की मदर को उन पर थोड़ा दया आ गई कि शायद उन्हें भूख लगी हो, इसलिए यहाँ आई होंगी, इसलिए उन्होंने उन्हें कुछ ब्रेड क्रम्स दिए, ब्रेड के कुछ टुकड़े उन्हें दिए खाने के लिए। दे टुक नो नोटिस ऑफ देम। लेकिन स्पैरोज ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उन जो ब्रेड क्रम्स थे उनको नहीं खाया। एज सुन एज द ग्रैंड मदर्स कॉप्स वॉज कैरिड ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। और जैसे ही ग्रैंड मदर की जो डेड बॉडी थी उसको ले जाया गया तो वो स्पैरोज भी चुपचाप वहाँ से उड़ गई। दस द स्पैरोज एक्सप्रेस दियर सॉरो। तो इस तरह स्पैरोज ने अपने दुख को एक्सप्रेस किया। वो भी ग्रैंड मदर की डेथ पर बहुत दुखी थी। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The author's grandmother was a religious person. What are the different ways in which we come to know this? तो जो ऑथर की ग्रैंडमदर थी वो एक रिलीजियस पर्सन थी, एक धार्मिक स्त्री थी। तो वो कौन से डिफरेंट वेज हैं जिनसे हमें इस बात के बारे में पता चलता है कि वो एक रिलीजियस पर्सन थी? सो आंसर इज द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ डीपली religious lady. We come to know this through the different ways of her behavior. तो ऑथर की ग्रैंडमदर एक रिलीजियस लेडी थी और ये हमें पता चलता है उनके बिहेवियर से। जो अलग अलग प्रकार का बिहेवियर वो किया करती थी उससे हमें ये बातें पता चलती हैं कि वो एक रिलीजियस लेडी थी। तो वो डिफरेंट वेज क्या क्या थे? शी विजिटेड द टेम्पल एवरी मॉर्निंग एंड रीड स्क्रिप्चर। वो हर सुबह मंदिर जाया करती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। एट होम शी ऑलवेज मम्बल्ड इनऑडिबल प्रेयर एंड केप्ट टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी। और जब वो घर पर हुआ करती थी तो वो प्रेयर ही बोलती रहती थी, धीमी आवाज़ में वो प्रेयर रिसाइट करती रहती थी और अपनी जप की माला को जपती रहती थी। शी वुड रिपीट प्रेयर्स इन अ सिंग सॉन्ग मैनर वाइल गेटिंग द राइटर रेडी फॉर स्कूल। और जब वो राइटर को स्कूल के लिए रेडी किया करती थी तो तब भी वो गाने की तरह उन प्रेयर्स को गाती रहती थी, रिपीट करती रहती थी। शी होप दैट ही वुड लर्न इट बाय हार्ट। ग्रैंड मदर को ये आशा थी कि जो उनके ग्रैंडसन हैं, जो राइटर हैं, वो भी शायद इस प्रेयर को याद कर लें, उन्हें भी ये प्रेयर याद हो जाए, इसलिए वो उनको तैयार करते हुए वो प्रेयर को रिसाइट करती रहती थी। शी डिडंट लाइक इंग्लिश स्कूल एज देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर। उन्हें इंग्लिश स्कूल पसंद नहीं थे क्योंकि वहाँ गॉड के बारे में या स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। Even while spinning at her spinning wheel, she would recite prayers. यहाँ तक कि जब वो स्पिनिंग व्हील को स्पिन किया करती थी तब भी वो प्रेयर ही रिसाइट करती रहती थी।
मीन्स वो हर टाइम प्रेयर रिसाइट करती थी, चाहे वो कोई भी काम कर रही हो घर पर। परहैप्स इट वॉज ओनली वंस दैट शी फॉरगेट टू से हर प्रेयर्स, शायद एक ही बार उनकी लाइफ में केवल एक बार वो प्रेयर रिसाइट करना भूल गई थी। इट वॉज ऑन द इवनिंग पीरियड टू हर डेथ when she felt overexcited while celebrating the arrival of her grandson with songs and beating of drum। तो शाम के समय जब उनकी डेथ हुई उससे कुछ समय पहले जब उनके ग्रैंडसन घर वापस आए थे, उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो जोर जोर से गाने गा रही थी, वो ड्रम बीट कर रही थी। उस समय वो प्रेयर रिसाइट करना भूल गई थी, उस समय वो प्रेयर रिसाइट नहीं कर रही थी। She continued praying and telling beads of her rosary till her last breath। अपनी आखिरी सांस तक वो प्रेयर बोलती रही, प्रेयर रिसाइट करती रही और अपनी जप की माला को जपती रही। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी वो एक रिलीजियस पर्सन थी। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। डिड देयर फीलिंग फॉर ईच अदर चेंज। तो ऑथर और उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनके बीच जो बदलते हुए रिलेशनशिप थे वो आपको यहाँ बताने हैं, और जो उनकी फीलिंग थी एक दूसरे के लिए, क्या उसमें कोई चेंजेस आए। सो आंसर इज ड्यूरिंग हिज बॉयहुड द ऑथर वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज ग्रैंड मदर। तो जब ऑथर छोटे थे तो वो पूरी तरह अपनी ग्रैंड मदर पर डिपेंड थे। उनकी ग्रैंड मदर उनके हर काम में उनकी हेल्प किया करती थी। शी वॉज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, और उनकी ग्रैंड मदर उनके लाइफ का एक पार्ट हुआ करती थी, क्योंकि वो हर काम में उनकी हेल्प किया करती थी, हमेशा उनके साथ रहा करती थी। द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप केम व्हेन दे वेंट टू सिटी। उनकी फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो रहने के लिए शहर में चले गए थे अपने पेरेंट्स के साथ। जब ऑथर अपनी ग्रैंड मदर के साथ शहर चले गए थे तब उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आया। शी कुड नो लॉन्गर अकम्पनी हिम टू स्कूल एज ही वेंट देयर बाय बस। अब ऑथर की ग्रैंड मदर उनके साथ स्कूल नहीं जाया करती थी, क्योंकि अब ऑथर बस से स्कूल जाया करते थे। दे शेयर द सेम रूम बट शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडी। हालांकि वो दोनों ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन एक ही रूम में रहा करते थे, एक ही रूम को शेयर किया करते थे, लेकिन ऑथर की ग्रैंड मदर उनके स्टडी में कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी। शी वुड आस्क हिम व्हाट द टीचर्स हैड टॉट। ऑथर की ग्रैंड मदर उनसे पूछा करती थी कि टीचर ने उन्हें स्कूल में क्या पढ़ाया। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट वर टॉट एट स्कूल। तो स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी उन पर ऑथर की ग्रैंड मदर को विश्वास नहीं हो रहा था। शी वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर। तो वो इस बात से दुखी थी कि उनके स्कूल में गॉड या स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा था। शी फेल्ट ऑफन दैट म्यूजिक वॉज ऑल्सो बींग टॉट। और इस बात से तो वो और भी दुखी हो गई कि उनके स्कूल में उन्हें म्यूजिक सिखाया जा रहा है, म्यूजिक के बारे में बताया जा रहा है। शी एक्सप्रेस्ड हर डिसअप्रूवल साइलेंटली। और अपनी असहमति को उन्होंने चुपचाप एक्सप्रेस किया, मतलब वो बोल नहीं पाई इसके बारे में कि वो इससे सहमत नहीं है कि उनके स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जाए या गॉड या स्क्रिप्चर्स के बारे में ना पढ़ाया जाए। तो इसको उन्होंने साइलेंटली एक्सप्रेस किया। आफ्टर दिस शी रियली टॉक टू हिम। और इसके बाद ऑथर की ग्रैंड मदर ऑथर से बहुत कम बात करने लगी। व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन। जब ऑथर फर्दर स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी चले गए तो उन्हें वहाँ एक खुद का रूम दिया गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। तो उसके बाद से ऑथर और उनके ग्रैंड मदर के बीच जो फ्रेंडशिप का एक कॉमन लिंक था वो भी पूरी तरह ब्रेक हो गया था। हाउएवर देयर फीलिंग्स ऑफ फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज। लेकिन जो उनके फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए, ऑथर और उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनकी जो एक दूसरे के लिए फीलिंग थी वो चेंज नहीं हुई। दे स्टिल लव्ड ईच अदर डीपली। वो अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शी वेंट टू सी द ऑथर ऑफ एट द रेलवे स्टेशन व्हेन ही वॉज गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़। जब ऑथर हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जा रहे थे तो उनकी ग्रैंड मदर रेलवे स्टेशन पर उन्हें सी ऑफ करने आई। शी शोड नो इमोशन बट किस्ड हर फोरहेड साइलेंटली।
ऑथर की ग्रैंड मदर ने अपना कोई इमोशन शो नहीं किया, कोई भी इमोशन नहीं दिखाया उन्होंने, वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई कि वो उनके ग्रैंडसन उन्हें छोड़कर अब्रॉड जा रहे हैं। उन्होंने साइलेंटली उनके फोरहेड पर किस किया। द ऑथर वैल्यूड दिस एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। और ऑथर को ऐसा लग रहा था कि ये उनके बीच का लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है, इसके बाद शायद वो अपनी ग्रैंड मदर को ना देख पाएँ, उनके टच को फील ना कर पाएँ। When the author returned after 5 years, she received him at the station. और 5 साल के बाद जब ऑथर वापस आए, लौटकर घर वापस आए, तो उनकी ग्रैंड मदर उन्हें स्टेशन पर रिसीव करने आई। She clasped him in her arms, और उनकी ग्रैंड मदर ने उन्हें अपने बाहों में टाइटली पकड़ लिया। In the evening, she celebrated his homecoming by singing song and beating an old drum. और शाम को जब ऑथर घर वापस आ गए थे, उसके बाद ऑथर के ग्रैंड मदर ने उनके अराइवल को सेलिब्रेट किया। उन्होंने गाने गाए और ड्रम बीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर was a person strong in character? If yes, give instance that show this. तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लेखक की दादी दृढ़ चरित्रवान स्त्री थी? यदि हाँ, तो इस बात को शो करने के आपको एग्जाम्पल भी यहाँ देने हैं। सो आंसर इज yes, I agree that the author's grandmother was a person strong in character. तो जैसा हम चैप्टर हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि जो ऑथर की ग्रैंड मदर हैं वो बहुत ही रिलीजियस पर्सन है, हर समय वो प्रेयर रिसाइट करती रहती हैं। तो वो क्या है, एक पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर हैं। शी वॉज स्ट्रॉन्ग वीमेन विथ स्ट्रॉन्ग बिलीव। वो एक स्ट्रॉन्ग वीमेन हैं और उनके जो बिलीव्स हैं, उनके जो विश्वास हैं रिलीजन पर, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ऑल्दो शी वॉज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, शी वॉज सीरियस अबाउट द ऑथर्स एजुकेशन। हालांकि वो एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन वो ऑथर के एजुकेशन को लेके बहुत सीरियस थी। शी कुड नॉट एडजस्ट हर सेल्फ टू द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, साइंस एंड इंग्लिश एजुकेशन। जो एजुकेशन ऑथर को सिटी स्कूल में दी जा रही थी, जो वेस्टर्न वेज वो पढ़ रहे थे, साइंस और इंग्लिश एजुकेशन वो ले रहे थे, उसमें उनकी ग्रैंड मदर अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। शी हेटेड म्यूजिक एंड डिसअप्रूव्ड ऑफ इट्स टीचिंग इन स्कूल। उन्हें म्यूज़िक से नफ़रत थी, उन्हें ये पसंद नहीं था कि ऑथर को स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जाए और स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा था वो उससे सहमत नहीं थी। शी वॉज अ डीपली रिलीजियस लेडी, वो एक धार्मिक लेडी थी। हर लिप्स वर ऑलवेज मूविंग इन साइलेंट प्रेयर, और एक साइलेंट प्रेयर में उनके जो लिप्स हैं वो हमेशा मूव होते रहते थे, मीन्स हमेशा वो प्रेयर रिसाइट करती रहती थी। शी वॉज ऑलवेज टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और हमेशा वो अपनी जो जप की माला है उसको जपती रहती थी। शी वेंट टू टेम्पल डेली, वो रोज मंदिर जाया करती थी। एंड रेड द स्क्रिप्चर, और स्क्रिप्चर पढ़ा करती थी, रिलीजियस बुक्स जो होते हैं उनको हमेशा पढ़ा करती थी। शी वॉज डिस्ट्रेस्ड टू नो दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड होली बुक्स एट खुशवंत न्यू इंग्लिश स्कूल, और इस बात से वो बहुत दुखी थी जब उन्हें ये बात पता चली कि जो उनके ग्रैंडसन हैं खुशवंत जी, जब वो अपने नए इंग्लिश स्कूल में गए तो वहाँ उन्हें गॉड के बारे में और होली बुक्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा था। शी वॉज अ काइंड ऑफ लेडी, शी यूज टू फीड डॉग्स इन द विलेज। तो वो इस तरह की लेडी थी कि जब वो गांव में रहती थी तो वो डॉग्स को फीड कराया करती थी। गली में जो आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं वो उनको भी खाना दिया करती थी। इन द सिटी शी टुक टू फीडिंग स्पैरो, और जब वो शहर आ गए तो उनके वरांडा में कुछ स्पैरोज उड़ के आया करती थी, वहाँ वो उन्हें फीड कराया करती थी, उन्हें दाना खिलाया करती थी। ऑल्दो ओल्ड इन ईयर्स एंड वीक इन बॉडी, शी हैड स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। हालांकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उनकी जो बॉडी थी वो बहुत वीक हो चुकी थी, लेकिन उनका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग था। जस्ट बिफोर हर डेथ शी रिफ्यूज टू टॉक टू द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली एज शी डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट हर टाइम। और अपनी डेथ से कुछ समय पहले उन्होंने फैमिली मेम्बर्स से बात करने से मना कर दिया। वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू मेक अप फॉर द टाइम लास्ट इवनिंग व्हेन शी हैड नॉट प्रेड टू गॉड। तो कुछ समय पहले, अपनी डेथ के कुछ समय पहले ही उस इवनिंग को उन्होंने गॉड की प्रे करना भी बंद कर दिया, मीन्स वो भूल गई।
She lay peacefully in bed saying prayers and telling the beads of her rosary till she breathed her last. जब वो अपनी आखिरी सांस ले रही थी तो वो पीसफुली अपनी बेड पर लेटी हुई थी। उस समय भी वो प्रेयर रिसाइट कर रही थी और अपनी जो रोजरी है, अपनी जो जप की माला है, उसको जप रही थी, उसके जो मोती हैं उनको जप रही थी। So in this video we have completed some question answer of class 11th English book Hornbill's first chapter, The Portrait of a Lady. We will complete some other important question in the next video. Till then, stay safe and be connected. Thanks for appreciating our videos. Thank you so much for watching.